नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी पीएम मोदी के बयान पर मचे घमासान की, वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में दायर नई याचिका पर उठे सवालों की। जानेंगे सावरकर मामले में राहुल के खिलाफ दर्ज याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया क्या फैसला। भारत ने क्यों कहा कि पाकिस्तान से नहीं चाहते थे न्यूक्लियर जंग। देखेंगे मुंबई हाईकोर्ट ने क्यों लगाई फडणवीस सरकार को फटकार। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे संसद में बढ़ती विपक्ष की ताकत की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कर्नल सोफिया मामले में एसआईटी ने दाखिल की पहली स्टेटस रिपोर्ट। 28 मई को सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार। बीजेपी नेता विजय शाह ने कर्नल सोफिया को लेकर दिया था विवादित बयान। टीएमसी सांसदों ने की संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग। पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा ऑपरेशन सिंदूर पर हो चर्चा। पहलगांव में हुई उमर सरकार की कैबिनेट बैठक। सीएम उमर ने कहा अमरनाथ यात्रा से कश्मीर में पर्यटन को मिलेगा नया जीवन। शेयर बाजार में गिरावट, 624 अंकों की गिरावट के साथ 81,551 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 174 अंकों की गिरावट के साथ 24,826 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष की तरफ से सरकार से सफाई मांगी जा रही है। संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग हो रही है। पीएम से सवाल पूछे जा रहे हैं। ये भी मांग हो रही है कि पीएम सर्वदलीय बैठक बुलाएं। लेकिन पीएम मोदी विपक्ष की किसी भी डिमांड को नहीं मान रही हैं। हाँ, रैलियों में जरूर ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा उठा रही हैं, लेकिन इसमें भी सियासत करने की कोशिश हो रही है। गुजरात में पीएम मोदी ने कश्मीर को लेकर जो बयान दिया, उस पर बीजेपी घिर गई है। पीएम मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस को कोसने की कोशिश की। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार को और पूर्व पीएम नेहरू को जिम्मेदार बताया, लेकिन कांग्रेस ने भी मोदी सरकार को और खासकर पीएम मोदी को खरी खोटी सुना दी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी के साथ पूरी बीजेपी को ही आड़े हाथ ले लिया। यहाँ तक कि कांग्रेस ने कह दिया कि चुनौतियों से निपटने और विदेश नीति में मोदी सरकार पूरी तरह फेल है। पवन खेड़ा ने कहा, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष देश हित में डटा हुआ है, वहीं 22 अप्रैल की रात से आज तक बीजेपी की ओछी राजनीति में कोई कमी नहीं आई है। एक तरफ पूरे देश में आवाज उठ रही थी कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए, आतंकियों के खिलाफ कदम उठाए जाएं। यानी कांग्रेस ने मोदी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। यही नहीं, कांग्रेस ने मोदी सरकार से सवाल भी पूछे। आज तक हमें जवाब नहीं मिला कि 2023 में पुंछ में जो आतंकियों ने किया, 2 अक्टूबर 2024 में गांधरबल में जो किया, गुलमर्ग में अक्टूबर 2024 में जो किया, पहलगांव में अप्रैल 2025 में जो किया, उन आतंकियों का क्या हुआ, वो कहां है? आज तक जवाब नहीं मिला कि सीजफायर किन शर्तों पर हुआ। आज तक जवाब नहीं मिला हाफिज सईद, अजहर मसूद बच के कैसे निकल गए। क्या सीजफायर की शर्तों में इन्हें वापस लाना है या नहीं है? कोई जवाब नहीं। जवाब मांगो, सवाल पूछो तो ये डायलॉग आते हैं आपके। अब कांग्रेस बार बार पूछ रही है कि आखिर अचानक से सीज फायर क्यों किया गया, लेकिन मोदी सरकार इस सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा कांग्रेस को घेर रही है, जिस पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को आड़े हाथ ले लिया। पीएम के बयान पर कांग्रेस ने उन्हें घेर लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी मोदी सरकार बुरी तरह से घिरती दिखाई दे रही है। वक्फ कानून पर सीजेआई बीआर गवई की खंडपीठ किसी भी दिन फैसला सुना सकती है। कोर्ट का रुख इसे लेकर बेहद तीखा दिखाई दिया है। ऐसे में सरकार वक्फ कानून को लेकर पेच फंसाने में जुट गई है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। वक्फ कानून पर मोदी सरकार पहले से ही बुरी तरह फंसी हुई है। सुप्रीम कोर्ट 2025 के वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर चुका है। किसी भी दिन सीजेआई बीआर गवई की खंडपीठ फैसला सुना देगी। सुनवाई के दौरान ये भी साफ हो गया कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से दी गई दलीलों का सरकार के पास जवाब नहीं दिख रहा था। ऐसे में इस कानून पर कोर्ट के फैसले को लटकाने की कोशिश भी हो रही है। अब 1995 के वक्फ कानून को चुनौती दी गई है, जिसका बचाव याचिकाकर्ताओं की तरफ से किया गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस नई याचिका पर सवाल उठाए, तो केंद्र सरकार ही याचिकाकर्ता के समर्थन में खड़ी हो गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को तमाम पक्षकारों को नोटिस जारी करना पड़ा। कोर्ट में निखिल उपाध्याय की तरफ से 1995 के वक्फ कानून को चुनौती दी गई, जिस पर सीजेआई ने सवाल किया कि इतने सालों बाद अब 1995 के अधिनियम को चुनौती क्यों दी जा रही है। इस पर याचिकाकर्ता की वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि 2013 का संशोधन भी चुनौती के दायरे में है, लेकिन सीजेआई ने इस पर भी सवाल उठाया और कहा कि 2013 से 2025 यानी 12 साल हो गए हैं। आखिर हम इस याचिका पर विचार क्यों करें? याचिका खारिज होती उससे पहले ही केंद्र सरकार की एंट्री हो गई। केंद्र सरकार की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी याचिका के समर्थन में खड़े हो गए।
आमतौर पर इस तरह की याचिकाओं का विरोध केंद्र सरकार की तरफ से किया जाता है, लेकिन एएसजी भाटी ने कोर्ट में कहा कि अदालत ने 2025 संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ 1995 अधिनियम की चुनौती को जोड़ने की अनुमति नहीं दी थी। हमें इस याचिका को 1995 अधिनियम को चुनौती देने वाली पहले से लंबित याचिका के साथ जोड़ने पर कोई आपत्ति नहीं है। केंद्र की तरफ से दी गई इस दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सभी संबोधित पक्षों को नोटिस जारी किया और इसे दूसरे संबंधित मामले के साथ टैग कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 के वक्फ कानून पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है तो राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। सावरकर मामले में राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका को सीजीआई की खंडपीठ ने खारिज कर दिया। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सावरकर मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सावरकर के खिलाफ टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये याचिका पंकज कुमुद चंद्र फडणवीस ने दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए तर्क दिया कि इससे याचिकाकर्ता का मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं हो रहा है। ऐसे में याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और इसे खारिज किया जाता है। याचिकाकर्ता पंकज मुद चंद्र फडणवीस ने दावा किया था कि राहुल गांधी की टिप्पणियां स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े व्यक्तियों के सम्मान को ठेस पहुंचाती हैं और ये युवा पीढ़ी को गलत तरीके से प्रभावित कर सकती हैं। याचिका में मांग की गई थी कि स्वतंत्रता संग्राम के नायकों, खासकर सावरकर जैसे व्यक्तियों का सम्मान करना सभी का मौलिक अधिकार है। याचिकाकर्ता का कहना था कि राहुल गांधी ने सावरकर के बारे में ऐसी टिप्पणियां की जो न सिर्फ उनका अपमान करती हैं, बल्कि युवाओं के मन में स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति गलत धारणा पैदा कर सकती हैं। सीजीआई गवाई ने याचिकाकर्ता से सवाल पूछा कि आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन क्या है। याचिकाकर्ता ने जवाब दिया कि विपक्ष के नेता मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन नहीं कर सकते। अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य, विपक्ष के नेता मेरे मौलिक कर्तव्यों में बाधा नहीं डाल सकते। सीजीआई ने जवाब दिया कि अनुच्छेद 32 की याचिका सिर्फ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए ही स्वीकार की जा सकती है। खंडपीठ ने ये देखते हुए याचिका खारिज कर दी कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका में मांगी गई राहत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने ये भी साफ किया कि याचिका में उठाए गए मुद्दे मौलिक अधिकारों के दायरे में नहीं आते और इस आधार पर याचिका को खारिज कर दिया गया। राहुल गांधी को घेरने की बीजेपी की कोशिश हर बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचते पहुंचते नाकाम हो जाती है, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार पर उल्टे कई सवाल उठ रहे हैं। केंद्रीय विदेशी मंत्री से सवाल किया गया कि क्या पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर जंग हो सकती थी, तो क्या कुछ कहा विदेश मंत्री ने, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते टकराव के बीच एक सवाल काफी चर्चा में रहा कि क्या भारत और पाकिस्तान में न्यूक्लियर वॉर होती। इसका जवाब अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया है। एस जयशंकर ने कहा कि दोनों ही देश हालिया झड़पों के दौरान परमाणु संघर्ष से काफी दूर थे। उन्होंने कहा कि भारतीय पक्ष ने पाकिस्तान की धरती पर सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर ही बिना किसी उकसावे के सटीक हमले किए थे। भारत और पाकिस्तान के परमाणु संघर्ष के करीब होने को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए एस जयशंकर ने कहा कि हम इससे बहुत बहुत दूर थे। हमारा टारगेट सिर्फ आतंकवादी ठिकाने थे, जो कि बहुत ही सोच समझकर उठाए गए कदम थे और उन्हें बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। एस जयशंकर ने हाल ही में नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी का दौरा किया था, जहां उन्होंने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की पोल खोली थी और साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवाद बहुत खुला कारोबार है और दोनों देशों के बीच टकराव के कारण परमाणु समस्या पैदा होने की बातें सिर्फ आतंकवाद जैसी भयानक गतिविधियों को ही बढ़ावा देती हैं। बता दें कि पहलगांव घटना का बदला लेने के लिए भारत के जरिए चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। पाकिस्तान की तरफ से भारत पर हमले की कोशिश की गई, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया और मुंह तोड़ जवाब दिया। ऐसे में पाकिस्तान को भारत के सामने घुटने टेकने पड़े, जिसके बाद दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया। विदेश मंत्री ने साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ आतंकियों पर कार्रवाई के लिए था। इसका मकसद न्यूक्लियर जंग नहीं था। सरकार इस कार्रवाई को लेकर ढिंढोरा पीट रही है, लेकिन कोई सवाल करे तो उस पर जवाब देने की जगह एक्शन हो रहा है। मुंबई में तो एक छात्रा को सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो क्या कुछ हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। पुणे की सिंहगढ़ एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग की एक स्टूडेंट को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को लेकर गिरफ्तार किया गया था। मामला ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान तनाव से जुड़ी एक इंस्टाग्राम रीपोस्ट का है, जिसे 9 मई को शेयर किया गया था। इस पोस्ट की वजह से स्टूडेंट को कॉलेज से निकाल दिया गया, जिसके खिलाफ उसने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की। 27 मई को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और स्टूडेंट को रिहा करने का आदेश दिया। जस्टिस गौरी गोडसे और जस्टिस सोमशेखर सुंदरेशन की बेंच ने कहा कि कॉलेज का ये रवैया गलत है। आप एक छात्रा का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। क्या आपने उससे कोई स्पष्टीकरण मांगा? एक शिक्षण संस्थान का काम छात्र को सुधारना है, न कि उसे अपराधी बनाना। कोर्ट ने यह भी कहा कि छात्रा ने माफी मांग ली है और अपना इरादा साफ कर दिया है।
कोर्ट ने कॉलेज को आदेश दिया कि उसे बाकी के 3 पेपर देने की इजाजत दी जाए। जस्टिस सुंदरेशन ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से लोग गलत राह पर जा सकते हैं। जब राज्य के वकील ने सुझाव दिया कि छात्रा पुलिस सुरक्षा के साथ पेपर दे सकती है, तो जस्टिस गोडसे भड़क उठे। उन्होंने कहा कि यह छात्रा कोई अपराधी नहीं है, उसे पुलिस के साथ परीक्षा में नहीं बैठना चाहिए, उसे रिहा किया जाए और परीक्षा देने से न रोका जाए। छात्रा ने अपनी याचिका में कहा कि कॉलेज का निष्कासन मनमाना और गैर कानूनी था। कोर्ट का ये रुख दिखाता है कि वो छात्रा के भविष्य को लेकर संवेदनशील है और इसलिए वो छात्रा की पढ़ाई को प्राथमिकता देने का काम कर रहा है। बंबई हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार को जमकर फटकार लगाई और छात्रा को रिहा करने का आदेश तक दे दिया। कोर्ट के फैसले से फडणवीस सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जवाब देने की जगह कार्रवाई हो रही है, फिर चाहे वो बीजेपी के विधायक ही क्यों ना हो। बीजेपी ने अपने 2 विधायकों को पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाने के चलते बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक बीजेपी में बगावत हो गई है। पार्टी विधायकों ने ही अपने दल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वक्फ कानून से लेकर प्रदेश संगठन के मुखिया तक पर आरोप लगाए गए। पार्टी हाईकमान को सीधे चुनौती दे दी गई, जिसके बाद बीजेपी को अपने 2 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद राज्य बीजेपी में बगावत के सुर थमते नहीं दिखाई दे रही हैं। बीजेपी विधायक एस.टी. सोमशेखर और ए. शिवराम हेब्बार को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। एस.टी. सोमशेखर कर्नाटक विधानसभा में यशवंतपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं और ए. शिवराम हेब्बार येल्लापुर का प्रतिनिधित्व करते हैं। बीजेपी की कर्नाटक यूनिट के अध्यक्ष B.Y. विजेंद्र ने कहा कि दोनों विधायकों को उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से बाहर किया गया है। पार्टी हाईकमान ने काफी सोच विचारने के बाद ये फैसला लिया। बता दें कि ये फैसला केंद्रीय अनुशासन समिति ने लिया है। बीजेपी ने दोनों विधायकों को बार बार अनुशासन का उल्लंघन करने का दोषी करार देते हुए तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया। शिवराम हेब्बार को जारी आधिकारिक पत्र में कहा गया है कि आपको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से 6 साल के लिए बाहर करने का फैसला लिया गया है और आप वर्तमान में पार्टी के किसी भी पद से हटा दिए गए हैं। एस.टी. सोमशेखर और शिवराम हेब्बार पर कई मामलों में FIR भी दर्ज है और उनकी जांच हुई है। मार्च 2024 के राज्यसभा चुनावों में सोमशेखर ने पार्टी व्हिप होने के बावजूद कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन के लिए क्रॉस वोटिंग की, जबकि हेब्बार ने मतदान से पूरी तरह परहेज किया। दोनों ही कार्रवाइयों को पार्टी के अंदर विद्रोह के रूप में देखा गया, जिसके बाद अब पार्टी ने दोनों ही विधायकों पर बड़ा एक्शन लिया है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे संसद में बढ़ती इंडिया की ताकत को। चुनाव आयोग की तरफ से राज्यसभा की 8 सीटों पर चुनाव कराने का ऐलान किया गया है। जिन 8 सीटों पर चुनाव होने वाला है उसमें इंडिया के पास सिर्फ 3 सीटें हैं और जो समीकरण विधानसभा में है उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि इंडिया की संख्या बढ़ने वाली है। देखिए रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने 8 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया, जिसकी वोटिंग 19 जून को होगी। इसमें तमिलनाडु की 6 और असम की 2 सीटें शामिल हैं। ये सीटें मौजूदा सांसदों की रिटायरमेंट की वजह से खाली हो रही हैं। तमिलनाडु के 6 सांसद जुलाई में और असम से 2 सांसद जून में रिटायर हो रहे हैं। तमिलनाडु में अभी इन 6 सीटों पर डीएमके के 3, पीएमके, एआईएडीएमके और एमडीएमके के 1-1 सांसद हैं। लेकिन तमिलनाडु विधानसभा में डीएमके की 158 विधायकों की मजबूत स्थिति को देखते हुए वो 4 सीटें जीत सकती है। अगर डीएमके अपनी सहयोगी कांग्रेस को 1 सीट देती है तो भी इंडिया गठबंधन को फायदा होगा, यानी 1 सीट का फायदा इंडिया गठबंधन को होना तय है। वहीं असम में 2 सीटें खाली हो रही हैं, जो अभी बीजेपी और उसके सहयोगी असम गण परिषद के पास है। असम विधानसभा में एनडीए के 80 विधायक हैं, जिससे बीजेपी 1 सीट आसानी से जीत सकती है, जबकि दूसरी सीट इंडिया गठबंधन के हिस्से में जाना तय माना जा रहा है। यानी राज्यसभा चुनाव में जहां एनडीए को झटका लगता दिख रहा है, तो इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। फिलहाल राज्यसभा में एनडीए के 128 और विपक्ष के 89 सांसद हैं। इन चुनावों के बाद विपक्ष की सीटें बढ़कर 91 हो सकती हैं, जबकि एनडीए की घटकर 126 रह सकती हैं। यानी एनडीए की ताकत राज्यसभा में कम हो जाएगी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।